कैसे स्प्रिंग कैसे दिखती है, अपन लोग जानते हैं कि ये कुछ ऐसे बनाया जाता है ना, मेटल का होता है ये, ठीक है ना। और अगर इसका लेंथ आप इंक्रीज करवाओगे तो ये लेंथ को इंक्रीज नहीं होने देना चाहेगा, मतलब क्या करेगा, रेस्टोर करेगा अपनी ओरिजिनल जो भी कंडीशन है या ओरिजिनल शेप को, ठीक है। तो ठीक बात है, इसको स्प्रिंग बुलाएंगे आप। अगर इसमें मान लीजिए एक्सटेंशन आपने करवाया, ठीक है, थोड़ा एक्सटेंड करवाया आपने, तो एक्सटेंशन पे ये क्या करेगा, रेस्टोर करेगा, तो अपना एक स्प्रिंग फोर्स लगाता है, ठीक है, जिसे एफएस बोलेंगे। और ये एफएस जो होगा ये प्रोपोर्शनल होगा जितना आपने एक्सटेंड करवा दिया इसको। मान लीजिए आपने एक्स एक्सटेंड करवा दिया तो प्रोपोर्शनल एक्स के होगा, लेकिन माइनस एक्स के होगा। माइनस एक्स क्यों आप बोल रहे हैं, क्योंकि आप देखो कि हम लोगों ने अगर ये डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव बोला है तो जो फोर्स की डायरेक्शन है स्प्रिंग फोर्स की वो कैसी होगी, निगेटिव होगी, इस वजह से माइनस लेंगे। तो एफ एस जो होगा वो इक्वल, अगर आप मतलब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, जिससे के से डिनोट करेंगे, है ना। और एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाएगा। के यहाँ पे है क्या, तो इसको आप स्प्रिंग कांस्टेंट बुला देंगे, और इसको बोलते हैं स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे एलोंगेट करवाया था, ठीक है ना, यहाँ पे क्या कराया आपने, एलोंगेट कराया, तो भी स्प्रिंग फोर्स आया कितने का, के एक्स का आया। अगर मैग्नीट्यूड की मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा जो स्प्रिंग फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, के एक्स। किस डायरेक्शन में है, तो आपने जब एलोंगेट करवाया था तो ये अपने मतलब जिस तरफ स्प्रिंग है उधर फोर्स ये लगाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो आपने कंप्रेस करवा दिया इस स्प्रिंग को, ठीक है, सपोज इसकी लेंथ इतनी थी बट आपने कंप्रेस करवा दिया एफ फोर्स लगा के, तो स्प्रिंग फोर्स अब देखिए इस तरफ लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो आपको डिस्प्लेसमेंट निगेटिव दिख रहा है, फोर्स कैसा है, पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है। तो आपका ये रिलेशन इसका मतलब वैलिड है। यहाँ पे भी आप एफ एस इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस के एक्स लिखोगे, करेक्ट। मुझे अपने पहले केस में माइनस एक्स लिया क्योंकि वो एफ एस के ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, डायरेक्शन अपोजिट था, करेक्ट, हाँ। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर सेकंड केस में एफ एस का भी डायरेक्शन बदल गया ना। हाँ, वो क्योंकि देखो आप देखो, क्योंकि ये अगर आप ओरिजिन ले रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट अपना कैसा है, निगेटिव, ठीक है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब एक्स और एफ एस ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, बस इतनी सी बात है, इतना ही आपको मैं समझा रहा था, ठीक है। ओके सर, हाँ समझ आ गया। ठीक है, अच्छा। तो इसमें अब छोटे छोटे मैं क्वेश्चन लेता हूँ और आपको थोड़ा समझाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। मान लीजिए मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग लिया और इसके साथ एक मास को हैंग करा दिया एम, ठीक है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के। अपन से इसमें पूछा जाता है कि आप बताइए कि कितना एलोंगेशन होगा, तो आप कहोगे एलोंगेशन, मान लीजिए अगर एक्स का है स्प्रिंग में, ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ, और नीचे mg होगा, तो fs की वैल्यू क्या लिखोगे आप, सीधा mg लिखोगे, ठीक है। अब अच्छा, fs का मैग्नीट्यूड एक्चुअली में होता कितना है, तो आप कहोगे kx होगा, ठीक है, इक्वल टू mg। x की वैल्यू क्या आ गई, mg डिवाइडेड बाई k, करेक्ट है। यस सर। यस सर। तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या कह रहे हो, फिर से एक बार बोलो। मतलब अभी समझो यहाँ पे जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, ऊपर, मतलब ऊपर करेक्ट 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 करेक्ट। ये देखिए एक्सटर्नल फोर्स है, वैसा ही जैसे ये एक्सटर्नल फोर्स अपन लोगों ने लगाया था, ठीक है। तो जिधर एक्सटर्नल फोर्स होगा उसके रिवर्स, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आपका स्प्रिंग फोर्स आएगा, ठीक। अब जरा देखो, अगर मान लो कि अपन के पास एक मास है, ठीक है, और इस स्प्रिंग के ऊपर आपने इसको माउंट कर दिया, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक। तो आप कहोगे फिर तो स्प्रिंग दब गई होगी, ठीक है, इसमें जो कंप्रेशन होगा वो एक्स का हो जाएगा, ठीक है, एक्स का मान लीजिए कंप्रेशन हो गया, तो आप कहोगे mg डाउनवर्ड है, स्प्रिंग फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ, एफ एस इक्वल टू एम जी बोलोगे इक्विलिब्रियम के लिए, और यहाँ पे एम जी इक्वल टू एफ एस की वैल्यू के एक्स आ गई, एक्स की वैल्यू फिर से कितनी आई, एम जी डिवाइडेड बाई के, ठीक है।
फिर से मान लीजिए मैं कुछ एक केस ऐसा लेता हूँ जिसमें कि दो दो स्प्रिंग है, एक ऊपर से है और एक नीचे से है, ऐसे करके एक पे माउंट है और एक से हैंग है, ठीक है। दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लीजिए K1 K2 मैं ले लेता हूँ, ये मास है M। अपन को बताना है कि इसमें क्या एक्सटेंशन, किसी में एक्सटेंशन होगा और किसी में कंप्रेशन होगा, तो किस स्प्रिंग में मतलब एक ही वैल्यू है वो, तो अपन को बताना एक्स की वैल्यू क्या है। एक्सटेंशन बोल सकते हो एक स्प्रिंग में और दूसरे में वही कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो अपन लोग ये कह देंगे कि ठीक है, जब ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है, मान लीजिए एक्स से नीचे आ गया, तो जो ऊपर वाले स्प्रिंग है वो तो एक्स से एलोंगेट हो गई, ठीक है, इसमें क्या है एलोंगेशन है, और इस वाले में एक्स से क्या है कंप्रेशन हो गया, ठीक है ना। सर सर इसमें अगर K1 K2 अलग अलग है तो फिर हमारा X भी अलग अलग आना चाहिए ना? अरे नहीं 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 बेटा, स्पेस जब कहीं और नहीं है, अपन लोग बोलेंगे यहाँ आप छोड़ोगे थोड़ा नीचे आएगा आगे, ठीक ना, तो जितना ये दबेगा उतना ही तो एलोंगेट होगा। हाँ, क्योंकि ये करेक्ट है लाइक ना। लिमिटेड स्पेस में तो उतनी स्पेस में आगे पीछे। हाँ करेक्ट। तो आप कहोगे कि इसमें देखो एफ एस जो पहले वाले का है वो ऊपर की तरफ क्योंकि एलोंगेट हुआ है, और ये कंप्रेस हुआ है, तो भी इधर इसका भी स्प्रिंग फोर्स ऊपर ही होगा और नीचे होगा एम जी। तो ये दोनों ही फोर्स ऊपर की तरफ हो गए, एफ एस वन प्लस एफ एस टू इक्वल टू क्या है आपके पास एम जी, ठीक है। एफ एस वन की वैल्यू आप कहोगे के वन एक्स, एफ एस टू की वैल्यू कितना के टू एक्स इक्वल टू एम जी। तो एक्स कॉमन ले लो, के वन प्लस के टू हो गया इक्वल टू एम जी। आपके पास x की वैल्यू आ गई mg डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, ठीक। सर fs भी ऊपर कैसे आएगा वो बोलो ना। fs ऊपर कैसे आएगा, जब स्प्रिंग एलोंगेट, अरे बेटा ये बताओ ना, स्प्रिंग एलोंगेट हुई है ना इस वाले में, तो स्प्रिंग फोर्स किस तरफ है अपवर्ड में ना, तो जो स्प्रिंग एलोंगेट है मतलब ये वाली स्प्रिंग एलोंगेटेड है, इसका जो स्प्रिंग फोर्स होगा fs1 ऊपर होगा। हाँ सर, लेकिन fs2 का ऊपर कैसे होगा? अब यार इसके लिए मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है बेटा, देखो ना कि अगर आप माउंट कराओगे मास को, ठीक है, तो स्प्रिंग थोड़ा सा ये कंप्रेस हो जाएगा, दब गया ना। हाँ हाँ समझा सर। हाँ। ठीक है, आप बेटा जितना भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ गो थ्रू होते रहो, आपको सारे आंसर वहीं से मिलते रहेंगे, है ना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अपन लोग आगे बढ़ते, अच्छा ये वाला देखो देन नेक्स्ट देखो, बस ये है कि आपको कोई चीज स्किप नहीं करनी है, आप देखिए, है ना, प्यार से देखिए, आप एकदम सब समझ आएगा आपको, ठीक है। नोट हो गया बेटा ये? यस सर। अच्छा फिर जरा देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, एक स्प्रिंग ऊपर है और एक मास नीचे से दो स्प्रिंग लेता हूँ मैं कुछ ऐसा करके, ठीक है, ये K1 है, ये K2 है और ये K3 है। पहले इक्विलिब्रियम कुछ ऐसा था, है ना, फिर कुछ अब एलोंगेट ये हुई होगी और ये कंप्रेस, तो आपको बताना है कि इसमें वो x है कितना, जिससे कि ऊपर वाला स्प्रिंग एलोंगेट और नीचे दोनों स्प्रिंग कंप्रेस हुई होंगी, x की वैल्यू निकालिए। So mg divided by k1 plus k2 plus k3. करेक्ट, वेरी गुड, mg डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 प्लस k3। क्या पूछना है किसी को क्या? बोलो बेटा, किसी को पूछना है वो पूछ सकता है, नहीं अगर हो जा रहा है तो अच्छी ही बात है। सर बता दो। अच्छा ठीक है, तो देखो बेटा क्या होगा ना कि जब थोड़ा एक्सटेंशन हुआ होगा K1 में, मास थोड़ा नीचे आ गया होगा, सपोज ये यहाँ पे था मास, अभी x से नीचे आ गया, ये वाले दोनों स्प्रिंग दब गए होंगे, ठीक है, तो जो एलोंगेट होता है वो अपनी तरफ फोर्स लगाता है, ठीक है, तो आप कहोगे FS1 है मान लो, जो कंप्रेस होता है वो मतलब ये पुश करता है,
ठीक है ना, तो आप बोलोगे FS2 ये हो गया और ये क्या बनेगा, FS3 बन जाएगा। करेक्ट है ना, ये दोनों क्या हुए हैं, कंप्रेस हुए हैं, तो ये पुल कर देंगे। ठीक है, पुल नहीं बल्कि पुश बोलोगे इसे, है ना, मैंने गलत बोल दिया शायद, पुश बोलोगे इसे। ठीक है, तो ये दोनों ऊपर की तरफ पुश लगाएंगे और ये जो कम एलोंगेट हुआ ये ऊपर की तरफ, मतलब ये पुल कर रहा होगा, ये पुल कर रहा होगा और ये दोनों पुश कर रहे होंगे। समझ आया? तो हाँ सर। और mg फोर्स डाउनवर्ड, आप कहोगे FS1 प्लस FS2 प्लस FS3, ये तीनों फोर्स ऊपर की तरफ है, mg डाउनवर्ड है। ठीक, आपका आंसर आ गया कहाँ से, तो आपका हो गया K1x, ये हो गया K2x, ये हो गया K3x इक्वल टू mg। x की वैल्यू आ गई आपके पास mg डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 प्लस K3। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए अपन के पास स्प्रिंग ऐसे है तो थोड़ा एंगल मैं आसान ले लेता हूँ, 37 डिग्री, ये भी 37 डिग्री, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये है मास m, अपन को दोनों में एक्सटेंशन बताना है क्या होगा, आइडेंटिकल स्प्रिंग थी दोनों। ठीक है, इन दोनों स्प्रिंग में आप कहोगे कि क्या एक्सटेंशन है, कैलकुलेट करना अपन को। ठीक है, तो जरा देखो बेटा, मैं ये कहूंगा कि अगर ये भी x और ये भी x, क्योंकि आइडेंटिकल थी तो दोनों सेम एक्सटेंशन होंगे दोनों में, तो ये अपनी तरफ के x का फोर्स लगाएगी और ये अपनी के x का, जिसे मैं fs बुलाया करता था, एक्चुअली में वो kx ही है ना, अगर एक्सटेंशन x है तो। ठीक बेटा, एंगल क्या है, 37 डिग्री है। ठीक, तो अपन लोग बोलेंगे इस kx का वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो kx cos थीटा होगा। ठीक है, तो kx cos 37 हो गया एक स्प्रिंग का, और इतना ही दूसरे स्प्रिंग का होगा, और mg फोर्स होगा ये डाउनवर्ड, इक्वल टू आप mg कर दो इक्विलिब्रियम के लिए। करेक्ट, देन इसको सॉल्व कर दो, kx और cos 37 4/5 होता है। 5mg/8। और इसे mg लिखो, k की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5mg डिवाइडेड बाई 8k। करेक्ट, यस सर। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन, एंगल ये 53 डिग्री, जहां मैंने 37 इससे पहले लिया था, 53 डिग्री है, और मास आपने हैंग कराया, एक स्प्रिंग नीचे से भी है, सभी के हैं। अच्छा नहीं छोड़ो, ये अभी नहीं बन पाएगा, थोड़ा सा रुक जाओ, छोड़ दीजिएगा, इसको कौन बनाइएगा, नीचे वाला, बस आप आंसर ही निकाल दीजिए इसका कि इस वाले केस में अगर आइडेंटिकल स्प्रिंग है तो x की क्या वैल्यू है। So 5mg/6. 5mg/6। हाँ 5mg/6 आएगा, करेक्ट है। 5mg डिवाइडेड बाई 6k। क्या नोट हो गया बेटा? यस सर। Yes. ठीक है, अच्छा तो एक और क्वेश्चन ऐसा है, मान लो स्प्रिंग है, पुल्ली है मासलेस, बट यहाँ मास m है, इधर स्प्रिंग जो स्ट्रिंग है वो आपकी फिक्स है, तो आपको बताना है स्प्रिंग कांस्टेंट के हो तो x क्या आएगा। So 2mg/k. 2mg/k। करेक्ट है, आंसर तो है 2mg/k। 2mg/k, क्योंकि आप कहोगे इसमें टेंशन T है जिसकी वैल्यू mg होगी, तो यहाँ पे भी T आएगा,
और यहाँ पे टेंशन 2t आ जाएगा। तो बेसिकली आपको 2t को kx के इक्वल करना होगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स mg इक्वल टू k x की वैल्यू आ जाएगी 2 mg डिवाइडेड बाई k, ठीक है। जरा इसमें एक्सटेंशन बताओ बेटा, क्या आएगा? तो mg by k। सो यहाँ पर सिर्फ mg by k होगा ना? यहाँ का आंसर है mg डिवाइडेड बाई k, ठीक है। अपन लोग बोलेंगे यहाँ का टेंशन T इक्वल टू mg होगा, वही टेंशन तो इधर भी है। तो मतलब इस स्प्रिंग में जो टेंशन है उसे आप kx बुलाओगे और टेंशन की वैल्यू अपन को mg दिख रही है, mg आ गया kx, x की वैल्यू आ गई mg डिवाइडेड बाई k। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं बेटा कोई भी? नो सर। ठीक है, फिर अगर नहीं कंफ्यूजन है तो आप इस क्वेश्चन को करिए। ये k1 है और ये k2 है, आपको इसमें का x1 बताना है और इसमें का x2 बताना है। x1 की वैल्यू क्या आएगी एंड x2 की वैल्यू क्या है? तो x1 mg by k1 आएगा और x2 2mg by k2। करेक्ट। हाँ सर। x1 आएगा mg डिवाइडेड बाई k1 एंड x2 आपके पास आएगा 2 mg डिवाइडेड बाई k2। क्या इसे मेरे को बताना है या आप कर चुके हैं आप लोग? तो कर लिया है। हो गया, अच्छा ठीक बात है। श्योर ना, मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ते चल रहा हूँ, अगर मतलब समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे और समझा सकता था आपको, हालांकि जरूरत अगर आपको है तो। है ना, ये मास एम आपने हैंग कराया, ये k1 है और k2 है ना। आपको बताना है कि भाई इसमें k1 में एक्सटेंशन x1 क्या होगा और k2 का एक्सटेंशन x2 क्या होगा, ठीक है। सर k1 mg by k1 x1 mg by k1 आएगा और x2 4 mg by k2। वेरी गुड, यही आ रहा है। यस सर। ठीक है। क्या बाकी लोगों को पूछना है अगर तो पूछ सकते हैं। जरा देखो इसमें t क्या आएगा, तो आप कहोगे खैर इक्विलिब्रियम है तो mg होगा, t की वैल्यू क्या आएगी, mg आएगी। अब जितना टेंशन इस वाली स्प्रिंग में है, इधर वाली मतलब स्ट्रिंग में है, उतना ही टेंशन यहाँ पे आपके स्प्रिंग में भी होगा। तो इस t को आप कहोगे k1 टाइम्स x1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जरा देखो mg रखना ही है t की वैल्यू, तो mg इक्वल टू k1 x1 आ गया, यहाँ से x1 की वैल्यू अपन के पास आ गई mg डिवाइडेड बाई k1, ठीक है। चलिए, तो ठीक बात है, मैंने बोला कि यहाँ टेंशन t है, यहाँ पे टेंशन t है, इसमें बोलोगे कि 2t आ गया, तो आप कहोगे यहाँ पे भी 2t आ जाएगा, यहाँ पे भी 2t आ जाएगा टेंशन, इसमें फिर कितना आ जाएगा 4t। और अगर इसमें का टेंशन 4t है तो आप कहोगे 4t इक्वल टू k2 x2 मेरे को लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक्सटेंशन अगर x2 है तो ठीक बात है। 4t की वैल्यू mg, k2 x2 आ गया आपका
4mg डिवाइडेड बाई K2। ठीक ना, ये दोनों आंसर आपके करेक्ट है। चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन। मान लीजिए अपन के पास दो ब्लॉक हैं, है ना, स्प्रिंग से कनेक्टेड थे, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K, ये मास m है और ये मास है 2m। इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इस वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा, a डैश, इसकी क्या वैल्यू होगी? ठीक है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा और वैल्यू क्या होगी, कर सकते हो आप? हाँ सर, ट्राई करें। हाँ सर। करो करो करो। सर 2a। करेक्ट है। डायरेक्शन, 2a, डायरेक्शन तो सेम डायरेक्शन। रॉन्ग है। डायरेक्शन बताओ, इसका मतलब इसी जानबूझ के मैंने डायरेक्शन ही समझने के लिए कि आपको डायरेक्शन क्या समझ आ रही है एग्जैक्टली, ये उसी सर के लिए मैंने FSP क्वेश्चन। लगेगा तो वो तो FSP चलाएगा उसे, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। करेक्ट बात है। तो समझाऊंगी यार। और वो आगे ही होगा ना, मतलब एफएस चला रहा है ना उसको। हाँ हाँ, एफएस ही चला रहा है। सर तो एम तो आगे की देखो तरफ क्या है जाएगा बेटा, ना। सुनो ना, एक्चुअली मैं ये कहूंगा कि इस पे और कोई फोर्स है नहीं, अगर तो स्प्रिंग ही फोर्स लगा रही होगी, एक्सेलरेशन ए होगा 2m का, एफ एस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखोगे, मतलब 2ma लिखोगे, करेक्ट है। सर 2m पे जो एफएस लग रहा है वो अपोजिट नहीं लगना चाहिए। बेटा ये बताओ, इसका एक्सेलरेशन अगर राइट है, इसका मतलब स्प्रिंग इसे राइट में पुश कर रही होगी ना, और कोई फोर्स नहीं है ना, तो फिर एक्सेलरेशन आएगा कहां से? मतलब अगर ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग ही फोर्स लगा रही होगी तभी तो राइट चल अच्छा, रहा है। ओ हाँ हाँ, करेक्ट अच्छा है। ठीक है, ऐसे समझ गए। अब अगर एक ब्लॉक पे, इस वाले ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स राइट लगा रही है तो दूसरे वाले ब्लॉक पे ये लेफ्ट लगाएगी, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन ए डैश होगा, मास एम है, तो अपन लोग अब इसके लिए लिखेंगे एफ एस इक्वल टू एम ए डैश। एफ एस की वैल्यू क्या थी, 2m इक्वल टू एम ए डैश की वैल्यू आ गई आपके पास 2, ठीक है। यस यस सर। ठीक, सर क्या आप एक बार डायरेक्शन बोल सकते हैं? देखो बेटा, इस जब स्प्रिंग का आप स्प्रिंग मतलब वो एफबीडी बनाओगे ना, तो देखो अगर एक बार आपने एफ एस इस पे इधर दिखा दिया, क्योंकि अपन को दिखाना यहाँ मैंडेटरी है, क्योंकि ये जो है ना वो राइट साइड एक्सेलरेट हो रहा है, तो राइट साइड एक्सेलरेट तभी होगा जिस पे राइट साइड में फोर्स लगेगा, करेक्ट है कि नहीं? तो हाँ। स्प्रिंग, इसका मतलब इस पे स्प्रिंग का जो फोर्स है वो राइट साइड है, तो आपको इस पे इधर दिखाना पड़ेगा। मतलब स्प्रिंग का फोर्स ऑलवेज दोनों या तो ऐसे बन सकता है, या स्प्रिंग का फोर्स अगर बना तो अगर इस पे आपने इस डायरेक्शन में दिखा दिया तो इधर से इस डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर देखो ये सिचुएशन क्या है, ये इसका मतलब कंप्रेस्ड है स्प्रिंग, तो इस साइड भी पुश करेगी और इस साइड भी पुश करेगी। और ये वाली स्प्रिंग कैसी है, इसका मतलब ये वाली स्प्रिंग आपकी एलोंगेटेड है, और एलोंगेटेड है तो अपनी साइड ही पुल करेगी दोनों साइड से, ठीक है। तो एफ एस आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। अभी समझ आ गया? हाँ सर, तो हमेशा ऑपोजिट एंड्स पर ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा स्प्रिंग का, हाँ ओके करेक्ट है। ठीक है। मैं आगे बढ़ूं? हाँ यस सर। सर। चलिए, अच्छा तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और एक्सटेंड कर देता हूँ।
हेलो, हाँ बस क्रांति 1 मिनट है ना, थोड़ा सा 1 मिनट। देखो बेटा, यहाँ 12 न्यूटन का फोर्स है, मास है 2 kg का। इस पे मान लो 5 न्यूटन का फोर्स है और इसका मास है मान लो 1 kg का, 1 kg। इसका एक्सेलेरेशन आपको गिवन है, ए की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको बताना है कि इसका एक्सेलेरेशन ए डैश क्या होगा और किधर होगा। ठीक, सो ये 5 न्यूटन पे जो फोर्स लग रहा है उसके नीचे जो मास है वो क्या लिखा है आपने, 1 kg? 1 kg। ओके सर। हाँ बेटा, आंसर निकल गया क्या? सर मुझे -3 आ रहा है। -3 आ रहा है, एक तो -3, हाँ -3 आ रहा है। -3 का क्या मतलब है? ए डैश -3 है। अच्छा, एक मिनट रुको। इसमें एक्चुअली में 12 न्यूटन का फोर्स है ना, ठीक है, और 2 kg मास है। अगर स्प्रिंग फोर्स होता नहीं, ठीक ना, स्प्रिंग फोर्स नहीं होता तो ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से राइट जा रहा होता। ये बात समझ आ गई? हाँ, अगर स्प्रिंग फोर्स नहीं होता तो ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से राइट जा रहा होता। इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स है ना, किस तरफ है? तो आप कहोगे पीछे के, ठीक है, एफ एस इस तरफ है, इधर हो गया 12 न्यूटन और ये एक्सेलरेशन ए की वैल्यू 2 हो गई। ठीक, आप लिखोगे 12 माइनस एफ एस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू एक्सेलरेशन 2, ये हो गया 4। एफ एस की वैल्यू कितनी आ गई? 8 न्यूटन। करेक्ट। तो अगर आपने 2 kg वाले पे राइट साइड लेफ्ट साइड में फोर्स दिखा दिया गया स्प्रिंग का, तो इस पे आपको दिखाना पड़ेगा राइट साइड। ये क्लियर ना? हाँ फोर्स हाँ 5 न्यूटन इस तरफ है, मास है इसका 1 kg, ठीक है। आपको एक्सेलरेशन अब किस तरफ होगा? तो अपन को पता है ये तो 8 न्यूटन है ही है, आपको इस तरफ 8s। ठीक, तो आपको डायरेक्शन खुद ही बताना है, ये राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा आपको खुद बताना। ठीक, तो अब बस हो गया। 8s की वैल्यू नेट फोर्स 8 - 5 डिवाइडेड बाय मास कर दो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट। तो -3 में माइनस क्या डायरेक्शन के लिए था क्या? कौन सा बेटा माइनस? सर मुझे इसका आंसर ए डैश का -3 आया था। हाँ मतलब तो सर, मैग्नीट्यूड सही है, तो हमें टाइम डायरेक्शन का कुछ है क्या माइनस? हाँ मैग्नीट्यूड ठीक है। ये एक्चुअली मैं बताऊं आपने किया क्या, आपको ऐसा लगा कि ये 5 न्यूटन शायद बड़ा होगा और ये इस तरफ जा रहा होगा, तो आपने कि लिखा होगा मैंने कैसे 5। किया 5 = 8 प्लस वो मास इनटू एक्सीलरेशन वैसे। अच्छा 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 अच्छा, तो हाँ सर, आपने किया होगा 5 -8। इक्वल टू मतलब आपने किया मास इंटू एक्सेलरेशन ना, हाँ +8 किया। 8 किया, 8 8 8। हाँ तो ठीक बात है, इसका मतलब आपने यही तो माना है कि एक्सेलरेशन इसका राइट साइड है ना। ठीक है, तो राइट साइड नहीं होके ये जब -3 आ रहा है इसका मतलब लेफ्ट साइड हुआ बस। ठीक है, यही होगा। तो ठीक फिर है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या है, राइट अरे है या लेफ्ट है? लेफ्ट है। एक मिनट यार, तुम लोग कहाँ कंफ्यूज हो गए और मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया तुम लोगों ने यार। रुको रुको, तो क्या कह रहे हो? उसने जो सर सही दिया तो है, एफएस ज्यादा है तो इसीलिए वो
अरे वो तो राइट की तरफ है। हाँ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन दरअसल ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, ये देखो क्या है, एक्सेलरेशन एक्चुअली में इसका आपको पता तो था नहीं, तो आपने कहा कि आपने क्या बोला था, इसको राइट में बोल दिया था, लेफ्ट में बोला था, आपने किस तरफ डायरेक्शन लगाया इसका? सर लेफ्ट। लेफ्ट में डायरेक्शन लगाया इसका, तो आपको फिर तो ये लिखना चाहिए था। सर उसने ये मान के किया कि एफएस छोटा है 5 न्यूटन से, अरे तुम छोड़ो, जान दो है ना, जाने दो। इसीलिए होगा। ये समझ आ रहा है क्या, ये समझ आ रहा है? हाँ तो हटाओ ना, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, आप अपने से करिए, और मैं 2 मिनट का ब्रेक चाह रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ काम ऐसा आ गया है, एक फोन जो आया था, ठीक है, मेरे को छोटा सा एक काम करना है, मैं 2 मिनट में करता हूँ, तब तक आप एक क्वेश्चन कर दीजिएगा, ठीक है। ये मान लो फोर्स है आपका 10 न्यूटन का, और इस तरफ फोर्स है मान लीजिए 20 न्यूटन का, इसका मास है 2 kg और इसका मास है 4 kg। अगर इसका एक्सेलरेशन आपका हो और 10 लिखता हूँ, हाँ ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा जरा निकालिए, ठीक। तो अगर 10 है तो एफएस नहीं होगा ना? हाँ बेटा। अगर 10 है तो एफएस नहीं होगा ना? हाँ शायद ऐसा होगा, ठीक है, निकालिए निकालिए, आप लोग निकाल लीजिए, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ, आप अपने आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। हाँ बेटा, तो आंसर क्या रहा? 2.5। 2.5। 2.5। एक्चुअली में एक्सेलरेशन 10 दे दिया मैंने, तो फिर एफएस है या नहीं आपको एफएस समझ 0 हो आएगी? गया। एफएस 0 हो गया, एफएस जैसे ही आपको पता चला 0 है, इस पे भी कोई एफएस नहीं होगा, फिर ये 10 न्यूटन एक्सेलरेट करवा देगा, ए डैश की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 4 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। चलिए ठीक है, तो अच्छा इसके बाद जरा ये बताओ, स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन आप जानते हो? कि अगर मान लीजिए 2 स्प्रिंग को अपन लोगों ने कंबाइन कर दिया, तो क्या स्प्रिंग कांस्टेंट बनता है उसमें? ऐड कर लेंगे। देखते हैं, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। अब मान लीजिए अपन लोगों ने 2 स्प्रिंग ली, ये K1 है और दूसरी स्प्रिंग K2, सीरीज कॉम्बिनेशन है ये, है ना, सीरीज में आपने इसे कंबाइन कर दिया, ठीक है। ध्यान से थोड़ा समझिएगा कि कैसे इसमें हम लोग वर्क करते हैं, ये अभी आपको आगे भी बहुत काम आएगा, जो इसका मतलब एक्सप्लेनेशन है। देखिए मान लीजिए मैंने फोर्स F लगाया, तो मैं कहूँगा इसका मतलब टेंशन जो जनरेट हुआ वो F का जनरेट हुआ होगा, ठीक है ना, स्प्रिंग में। अगर इसमें एक्सटेंशन x2 है और इसमें एक्सटेंशन x1 है, तो इस F को आप K2 x2 भी लिखेंगे और K1 x1 भी लिखेंगे। क्या ये बात करेक्ट है? जितना यहाँ पे टेंशन मैं कहूँगा उतना ही यहाँ पे टेंशन होगा,
तो इसका मतलब इसका टेंशन और इसका टेंशन इक्वल है, K2x2 इक्वल टू K1x1 है, साथ में जो भी आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसके है तो इक्वल है, करेक्ट ना? यस सर। अच्छा, तो जब अपन लोग कॉम्बिनेशन देखते हैं तो कोई न कोई एक सिंगल स्प्रिंग से इसको रिप्लेस भी करेंगे, सो दैट ये बता सकें अगर इसको रिप्लेस करा जाए तो के इक्विवेलेंट इसका क्या बनेगा। तो मैं कहूँगा ठीक बात है, आपने फोर्स एफ लगाया है, इसका एक्सटेंशन अब लिखना पड़ेगा आपको x1 प्लस x2। बताओ, अरे भाई ये बताओ ये एंड कितना आगे खिसका होगा, तो आप कहोगे x1 ये और x2 ये, मतलब x1 प्लस x2 आगे क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग आप मान रहे हैं उसमें भी एक्सटेंशन कितना अपन को चाहिए, x1 प्लस x2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या F इक्वल टू के इक्विवेलेंट इंटू x1 प्लस x2 लिखोगे आप। हाँ। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आपको समझ आई या नहीं? मतलब देखिए मैं समझाना आपको यही चाहता था, बाकी तो रिजल्ट है, रिजल्ट क्या आ जाएगा वो एक डिफरेंट बात है। समझ आ गया आपको? ठीक, आप क्या कर लो, अब यहाँ से x1 प्लस x2 की वैल्यू निकाल दो। x1 प्लस x2 की वैल्यू F डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट आ गई। x1 आप क्या करना, निकालना यहाँ से F के टर्म में और लिखोगे आप इसे F डिवाइडेड बाई K1। x2 की वैल्यू आप निकालना यहाँ से F के टर्म में, तो आ जाएगा F डिवाइडेड बाई K2 इक्वल टू F डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट। F तो देखिए नोमरेटर का कैंसिल हो गया, 1 डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 आ गया। करेक्ट है? तो जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में आप स्प्रिंग को लगाओगे तो इसको अगर आपको रिप्लेस करना है सिंगल स्प्रिंग से, तो उसका इक्विवेलेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 इक्वल टू 1 बाई K इक्विवेलेंट। ठीक, आपको शायद याद होगा कि ये कैपेसिटर जैसा है ना? यस सर। हाँ। हाँ, कैपेसिटर में भी तो ऐसे ही कुछ दिखता है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर जैसा होगा। अच्छा, बल्कि यहाँ पे एक छोटी सी सब हेडिंग भी डाल देना, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि अपन का एक स्प्रिंग ऐसा है, दूसरा स्प्रिंग ये रहा, आप किसी फोर्स से आप इसे खींच रहे हो, तो इसमें दोनों में एक्सटेंशन क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसमें बोलेंगे x, इसमें भी बोलना पड़ेगा अपन को x। अपन लोग बोल लेंगे ये वाली स्प्रिंग K1x से अपनी तरफ फोर्स लगा रही होगी और ये वाली K2x से, तो F अपन को क्या लिखना पड़ जाएगा, K1x प्लस K2x। ठीक है, K1x प्लस K2x F की वैल्यू आ गई। ठीक है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो K1 प्लस K2 टाइम्स x। और अगर इसको रिप्लेस करना हो किसी एक सिंगल स्प्रिंग से, तो K इक्विवेलेंट आप लगा दो और कह दो इसमें भी एक्सटेंशन x का ही है। यहाँ अपन को लिखना पड़ेगा K इक्विवेलेंट इंटू x, ये आपका F की वैल्यू। दोनों को कंपेयर करो तो राइट साइड कंपेयर होगा, राइट साइड कंपेयर होके आप कहोगे K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2 हो रहा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आता है, K1 प्लस K2। तो यहाँ पर हमने x को सेम लिया ना, पर डिफरेंट भी हो सकता है ना? नहीं होगा, है ना? अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप कनेक्ट कर रहे हो तो कभी भी एक्सटेंशन जो होना चाहिए दोनों स्प्रिंग का वो अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी पैरेलल बोलते हैं, अदरवाइज पैरेलल नहीं बोल पाएंगे आप। ओके सर। ठीक है, सर मतलब दोनों स्ट्रिंग जो कनेक्टेड है वो दोनों का एक्सटेंशन सेम है तो फिर वो पैरेलल है। करेक्ट, हाँ करेक्ट। अगर एक्सटेंशन डिफरेंट हो गया तो आप अब उसे पैरेलल नहीं बोलोगे, वो लुक लाइक पैरेलल होंगे, है ना, लेकिन वो पैरेलल आप बोल नहीं पाओगे उसको। ठीक है, जैसे मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि एक अपने पास स्प्रिंग ये मान लो कनेक्टेड है, ठीक है ना, और दूसरी स्प्रिंग मैंने ले ली यहाँ पे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको भी इधर खींच रहा हूँ और इसको इधर खींच रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये दोनों लुक लाइक है क्या, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पैरेलली तो कनेक्टेड है, लेकिन क्या एक्चुअली पैरेलली कनेक्टेड है, तो आप कहोगे नहीं, इसमें पैरेलल की थ्योरी नहीं लगा सकते। ठीक है, ओके सर।
तो हम इसे सीरीज कंसीडर करेंगे ना, क्या बेटा, इसको ये पैरेलल नहीं है तो हम कैसे करेंगे? नहीं, मतलब मीनाक्षी ऐसे कैसे कि मतलब अगर किसी को हम नहीं बोलूंगा, छोड़ो जाने दो। मतलब देखो सीरीज नहीं है, पैरेलल नहीं है, मतलब सीरीज नहीं है तो पैरेलल ही होगा, जरूरी नहीं है। पैरेलल नहीं है तो सीरीज ही होगा, ये कोई जरूरी थोड़ी होता है बेटा। मुझे लगा वहाँ पे आपने ऐसे फोर्स ने, मैंने वो सोचा। नहीं नहीं नहीं, दरअसल क्या है ना, अच्छा चलो ठीक है, मैं इसको क्या बुला सकते हो आप बताओ, इसको ये सीरीज है कि पैरेलल है, फिर बताओ। तो पैरेलल। ये ना तो सीरीज है और ना ही पैरेलल है। सर लेकिन दोनों में एक्सटेंशन तो सेम होगा ना, हम्म, दोनों में एक्सटेंशन तो सेम होगा ना। तो मतलब इसको अगर मैं रिप्लेस करूं तो k1 + k2 लिख दूं। क्या सर? इन दोनों को अगर इसको यहाँ से रिमूव करके एक सिंगल स्प्रिंग में लगा दूं तो k इक्विवेलेंट को मैं k1 + k2 लिख दूं। नहीं, वो तो इसके लिए होता है k1 + k2 बेटा, इसके लिए होता है। अब ये ना इधर पैरेलल है और ना सीरीज है ना, मतलब उस वाले इन दोनों से ये कुछ डिफरेंट है। देखो ये एंगल वेंगल आ गया ना ये इधर, तो बोलेंगे अब ये सीरीज और पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं बोल देता हूँ कि इसे थोड़ा सा याद रख लो, है ना। इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो ही आएगा, ठीक है। अभी के लिए याद रख लो, जब आपको कभी ऐसा लगेगा कि नहीं सर जरा बता ही दीजिए तो मैं बता दूंगा, है ना। ऐसा नहीं कि मेरे को याद नहीं आ रहा है, उतनी रिक्वायरमेंट तुम लोगों को नहीं है। जिस दिन मतलब ऐसा लगे नहीं ये कहाँ से आया, जिद मचा दोगे, उस दिन मैं बता दूंगा मैं, ठीक है। हमें वो याद रखने की भी जरूरत नहीं, मतलब ये जानने की जरूरत नहीं ना कि कैसे आया। हाँ जरूरत है नहीं वैसे, है ना, नहीं जरूरत है, अदरवाइज मैं डिराइव कर ही देता, ठीक है। हाँ ठीक है सर। अच्छा तो अब देखो जरा, ये तीन अगर कॉम्बिनेशन आप याद रखते हो ना, ये तीन सीरीज पैरेलल, और अब इसका कोई नाम नहीं दूंगा मैं, है ना। ये कुछ है मतलब नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल, बस कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, तो इसका इक्विवेलेंट इतना आता है, ठीक है। इन तीनों से आपके सारे क्वेश्चन जो भी अगर कॉम्बिनेशन पे रहे तो वो हो जाएंगे, ठीक। अच्छा अब क्वेश्चन कुछ ऐसा भी पूछा जाता है कि अपन के पास एक कोई स्प्रिंग है ना, और उसको आपने कट कर दिया, है ना। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k था या k0 बोल सकते हो, k0 था, इसको आपने कट कर दिया l और m के रेशियो में, ठीक है ना। आपने कट किया l और m के रेशियो में, तो अब जो आपका एक पार्ट बनेगा जिसका लेंथ l है और दूसरा पार्ट वो बनेगा जिसका लेंथ m है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैं kl कह रहा हूँ और इसको km कह रहा हूँ। ये kl और km कितना आता है, ठीक है ना। तो अपन लोग बोलेंगे ये आएगा k टाइम्स l + m डिवाइडेड बाई l, और ये आपका आ जाएगा k टाइम्स l + m डिवाइडेड बाई m, ठीक है। ध्यान देना क्या है, समेशन ऑफ जो भी लेंथ था वो आ जाएगा यहाँ ऊपर, और डिनोमिनेटर उतना आएगा जितना जौन सा वाला पार्ट का आप इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हो। समझ आ गया। सर आपने वो बाजू में k0 लिखा है क्या? हाँ k0 है तो लिख लो यहाँ k0, ओरिजिनल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k0, ठीक है। यस सर। तो ये तो आपका स्प्रिंग का कुछ कंसेप्ट हो गया। जो भी क्वेश्चन वगैरह आपको मिलेंगे, मान लीजिए अगर इसमें भी होंगे तो इनसे वो डील हो जाएगा। अब अपन लोग आते हैं स्प्रिंग बैलेंस पे, ठीक है ना। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, ये तो स्प्रिंग हुई, स्प्रिंग बैलेंस क्या है। तो बेटा स्प्रिंग बैलेंस का जो कंस्ट्रक्शन है कुछ ऐसा होता है कि स्प्रिंग होती है, उसमें केस लगा देते हैं, और फिर इधर हैंग कराने के लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं, जिस भी आपको वेट को मेजर करना है आप इसमें नीचे हैंग कराओ, ठीक। ये पूरी असेंबली
अगर आइडियल अपन लोग पढ़ रहे हैं तो मासलेस होता है, ठीक है ना। अब जो इसमें एक्सटेंशन आएगा उस एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग इसका रीडिंग होगा। तो अपन लोग रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस कैसे लिखते हैं, इसकी दो टेक्निक होती है लिखने की। आइदर मैं इसे बोल दूंगा mkg वेट, ठीक है, ऐसे लिख दूंगा, या मैं कहूंगा mg न्यूटन, ठीक है, ये दोनों ही चलेगा, करेक्ट है ना। mg kg वेट या फिर mg न्यूटन, समझ गए। जब आपने g से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप न्यूटन बोलिए, अगर g से मल्टीप्लाई नहीं किया तो आप सीधा बोलिए m kg वेट, ठीक है ना। हाँ सर। तो बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस में कुछ और खास आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना बस वही है कि स्प्रिंग में एक्चुअली में क्या टेंशन जनरेट हो रही है। जो स्प्रिंग में टेंशन की रीडिंग होगी वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी, करेक्ट है ना। स्प्रिंग में जो टेंशन होगा वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी, समझ आ गया। यस सर। चलिए, तो मैंने अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे पूछा कि क्या रीडिंग है, आपने बोला कि m kg वेट है या फिर आपने बोला mg न्यूटन है, तो वो बेटा आप बताओ जरा, इसमें कुछ मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एक स्प्रिंग बैलेंस है इधर, ठीक, एक मास आपने हैंग करा दिया 10 kg का, ठीक है, 10 kg का। आपको बताना है कि इसकी रीडिंग क्या होगी। 100 न्यूटन। 10 kg वेट या फिर 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। करेक्ट, करेक्ट है, 100 न्यूटन, सही बात, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल पे आता हूं मैं। इसका बताओ। 0। क्या आएगा बेटा? 0। 0 नहीं, सर मेरा 0 आ रहा है। तो गलत आ रहा है बेटा। 10 है ना। हाँ, दोनों साइड 10 kg है। सर 100 न्यूटन होगा क्या? हाँ, वैसे सही 100 न्यूटन है, लेकिन बहुत सारे लोग एग्री नहीं कर रहे होंगे इसमें, है ना, ये 100 न्यूटन आएगा। आदिश्री बताओ आप जरा। सर नहीं आ रहा है। अच्छा, एनम आप बोलो। हमें चुप 100 नहीं आ रहा सर। 100 नहीं आ रहा है, 100 नहीं आ रहा है, आपने ऐसा बोला है, या 100 ही आ रहा है ऐसा बोला है, नहीं क्या बोला? 100 नहीं आ रहा। अच्छा, 100 नहीं आ रहा है, बट आंसर 100 है। चलो, अभी अपन लोग आंसर बता के फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप बताओ फिर आपको समझ आ रहा है। देखो एक्चुअली में अगर मैं इस स्प्रिंग बैलेंस की का FBD बनाऊं, कैसे बनवाओगे आप बताओ? आप कहोगे टेंशन इस तरफ होगा और टेंशन इस तरफ होगा, क्या बोलो? ये बनाओगे ना, और उस टेंशन की वैल्यू है कितनी, तो कह रहे हो कि 100 न्यूटन है, यही इसका FBD बनाओ। इधर भी T होएगा, इधर भी T होएगा, ये T डिफरेंट हो जाएगा क्या? सेम होना चाहिए ना। सेम ही होगा। यही आएगा ना मतलब। तो आप बताओ इसमें स्प्रिंग और इस वाली स्प्रिंग में कोई डिफरेंस है? अरे नहीं, तो रीडिंग क्या है? सेम है। इसको बोलते हैं गूगली, है ना। तो ये गूगली में आप लोग फंस गए, ठीक है। 100 न्यूटन आएगा। सर अगर मास वहाँ पर सर, 20 kg दोनों हो जाता साइड तो
हाँ, अब अभी रुकिए, अभी मास 20 kg होता तो उसके लिए भी अपन लोग करते हैं फिर से, ठीक है। सर पर लेकिन दोनों तरफ तो सेम फोर्स लग रहा ना, मतलब तो हाँ करेक्ट है। 0 नहीं होना चाहिए। अरे क्यों जीरो? वो यहाँ आपने कैंसिल जीरो, नहीं करेगा दोनों को। आपने यहाँ जीरो बोला क्या इस वाले केस में? आपने इस केस में जीरो आंसर बोला? आपने नहीं बोला, आपने तो बोला कि 100 न्यूटन, तो फिर यहाँ क्यों जीरो बुलाओगे आप? दूसरी सर बात ये, पहले वाले केस में जो दूसरा वाला टेंशन आपने बनाया है वो मैंने कंसिडर ही नहीं किया था। अरे तो इसका मतलब गलत किया था आपने, कंसीडर तो करना था ना। तो वो जो दूसरा वाला टेंशन है वो स्प्रिंग वाला है ना? हाँ करेक्ट है। ओके। अच्छा एक चीज मेरे को ये बताओ कि अगर मेरे को टेंशन निकालना है इसमें, तो इस वाले सिस्टम और इस वाले सिस्टम में कोई डिफरेंस है क्या वैसे, मतलब फिजिक्स के पर्पज से? बाकी वैसे तो दिखने में तो डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन क्या कोई डिफरेंस है एक्चुअली में? मैं तो बोलूंगा कि नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे टेंशन 100 आएगा, यहाँ पे टेंशन 100 आएगा, जैसे यहाँ पे टेंशन 100 और यहाँ पे टेंशन 100 होगा। कभी आप ऐसा थोड़ी बुलाओगे कि इधर का टेंशन 0 है, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। अरे क्लियर ना बेटा, यहाँ पे आप ऐसे तो नहीं बोलोगे कि इधर टेंशन 0 है। अरे इधर आपको क्या बुलाना पड़ेगा? आपको बुलाना पड़ेगा कि एक साइड में अगर 100 है, दूसरी साइड में भी 100 ही होगा फॉर इक्विलिब्रियम, रुकने के लिए। इसे अगर इक्विलिब्रियम में है तो दोनों साइड 100 न्यूटन ही होना चाहिए, अदरवाइज रुकेगा कैसे? इसके पहले भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया था कि जब भी स्प्रिंग का एक साइड में फोर्स आप एफएस दिखाते हो, दूसरी साइड में भी आपको एफएस ही दिखाना होगा। तो आखिर वही बात हुई ना यहाँ पे, समझे? यस सर। तो ये आपका स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है वो 100 न्यूटन आ गई, ठीक है। या फिर आप 10 kg वेट बोलो, है ना, ये भी आपका आंसर करेक्ट है। अच्छा, अब मान लीजिए कि थोड़ा सा अगर मासेस डिफरेंट करते हैं दोनों साइड के, तो क्या आंसर होगा? मान लीजिए इस साइड मैंने 20 kg ले लिया और दूसरी साइड मैंने ले लिया 10 kg का, ठीक। जब भी अपन लोग स्प्रिंग बैलेंस लेते हैं, ये मासलेस ही होता है, मासलेस है। आपको इसकी रीडिंग बतानी कि इसकी रीडिंग क्या है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो जैसा मैंने बताया था कि इसकी रीडिंग अगर निकालनी है तो टेंशन कैलकुलेट करना होता है। आप कहोगे इसका टेंशन कितना, तो टेंशन लिखने का तरीका तो मैंने आपको सिखाया हुआ है वैसे, ठीक है। टेंशन क्या आएगा निकाल के बताओ जरा इसमें बेटा। हाँ एक और चीज, जब भी कभी ऐसा दिखे ना, आप इसको कंसीडर ही मत करो, अरे ये मासलेस है ना तो हटा दो इसे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो गया, ये आपका वो वाला सिस्टम हो गया, ये तो जो आपको सिखाया था मैंने एयरटूड मशीन वाला, वही है ना फिर तो। ये 20 kg एक साइड, 10 kg एक साइड। अब इसमें का जरा टेंशन निकालो और बताओ आंसर क्या है। मैं ऐसे याद रखता हूँ सर 400/3 न्यूटन। सर मैंने भी ऐसे ही किया है। मतलब देखो मैं ऐसे याद रखता हूँ कि एयरटूड मशीन में जो टेंशन आता है वो आता है 2m1m2g डिवाइडेड बाई m1+m2, ठीक है। मतलब इसमें कोई समस्या भी नहीं है, याद हो जाता है ये वैसे। तो 2 टाइम्स m1 20 m2 10 डिवाइडेड बाई 20+10, ठीक। तो ये नीचे 30 दिख रहा है, 0 कटेगा, ठीक है, और 40 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन आ सर जाएगा। 400 होगा सर, जी की अच्छा वैल्यू आप। m1 m2, अच्छा जी अभी छूटा हुआ था, 400 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। करेक्ट ना? तो आप स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या बोलोगे? 400 रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस यही है। तो टेंशन में एक और 0 आएगा ना, m1g और m2g है ना, कि m1 m2g है? m1 m2 बेटा, m1 m2, अच्छा m1 ओके। into m2 जी।
तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें समझ आ गया, अब कुछ और होता ही नहीं यार, है ना, इतना ही होता है स्प्रिंग बैलेंस। ठीक, अब अपन लोग आते हैं वेइंग मशीन। वेइंग मशीन क्या होती है? तो देखो, वेइंग मशीन में सिस्टम कुछ ऐसा ही रहता है जैसे स्प्रिंग बैलेंस होता है, ठीक है, बट वो एक केस होता है ऐसा करके, है ना, और इसी के ऊपर मतलब अंदर जो भी चीज रहेगी, है ना, वो सब रहेगा। इस पे आप कोई अगर मास रखोगे तो ये जो भी इसका निडल होगा वो डिफ्लेक्ट होगा, बताएगा कि ये कितना केजी है, ठीक है ना। तो मतलब आप क्या इससे मेजर करते हो? तो मेजर ये होता है इसमें बेटा, जो भी नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे उधर जो स्प्रिंग बैलेंस था वो टेंशन मेजर करता था, ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। वेइंग मशीन मेजर the normal reaction, है ना, normal reaction applied on it, ठीक है। इसका भी रीडिंग अपन लोग बोलते कैसे हैं? तो सेम तरीका होता है ना। रीडिंग जो होगी ये बोला जाएगा mkg वेट आइदर mg न्यूटन, ठीक है, समझ गए? चलिए कुछ छोटे छोटे से एग्जांपल इसमें भी कर लें। इसमें मान लीजिए मैंने रख दिया कोई वेइंग मशीन है ना, और इसमें भी देखो वेइंग मशीन का अपना कोई मास वास जो नहीं करना होता है, आइडियल केस में इसका मास 0 लेते हैं, मासलेस लेते हैं, ठीक। तो एक वेइंग मशीन है अपन के पास कोई, ठीक है, इस पे आपने 20 न्यूटन का 20 केजी का वेट रख दिया, तो आप बताओ इसका रीडिंग क्या है? 200 न्यूटन, है ना, न्यूटन या फिर 20 केजी वेट बोलोगे आप, ठीक। ठीक बात है, मान लो अपन के पास एक कोई वेइंग मशीन है, एक मैन है इस पे, ठीक है ना। तो ये मैन का मास जो है ये है मान लीजिए 20 केजी का, छोटा है, बच्चा है, ठीक है, 20 केजी का है ये, ठीक। अब ये इस पे जंप करना चाह रहा है ना, और वो जंप करेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ठीक है ना। तो आपको बताना होगा कि भाई नॉर्मल रिएक्शन मतलब रीडिंग ऑफ वेइंग बैलेंस क्या हुई होगी। कैसे करिएगा? तो पहले इंक्रीज होगा और फिर बाद में नहीं, तो कितना होगा वो, मैक्सिमम कितना होगा वही अपन को जानना है, ठीक है। मैक्स भी लगा देना बेटा, मैक्सिमम रीडिंग ऑफ वेइंग बैलेंस क्या होगा। तो देखो इसमें क्या मेजर करता है नॉर्मल रिएक्शन, मैं कहूंगा जो ये मैन है इसका, 240 होगा सर। हाँ ठीक है, देखते हैं। तो इसके जो मैन होगा ना, इस पे नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगा, इसका जो वेट होगा mg 20g ये डाउनवर्ड, और इसका एक्सेलरेशन किधर है? अपवर्ड। वैल्यू कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपन लोग बोलेंगे जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन का नेट फोर्स देख लें, तो n माइनस 20g इक्वल टू 20 इंटू ए लिखना पड़ेगा, ए की वैल्यू है 2, n की वैल्यू आ गई आपके पास 240 न्यूटन, ठीक है। तो रीडिंग क्या हुई? ये मैक्स रीडिंग होगी इसकी 240, ठीक है। आइदर आप 24 केजी वेट बुला दो। सो ये नॉर्मल रिएक्शन जिसका एरो आपने अपवर्ड बनाया है वो नॉर्मल तो वेइंग स्केल से आ रहा है ना? करेक्ट है। तो यही वाला नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन पे नीचे होगा, जितना बॉय पे ऊपर होगा उतना वेइंग मशीन पे नीचे होगा, ठीक है। चलिए तो एक और छोटा सा क्वेश्चन, मान लीजिए अपन के पास कोई लिफ्ट है और इसमें कोई वेइंग मशीन है, ठीक। तो इस पे एक बॉय है कोई बैठा हुआ,
इसका मास है मान लीजिए 50 kg का, अब वो बॉय नहीं रहेगा, चलिए ठीक है। एक्सेलरेशन है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अपवर्ड में लिफ्ट का। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या आएगी? स्प्रिंग बैलेंस नहीं, वेइंग मशीन। सो 100 kg वेट और 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन। हाँ 1000 न्यूटन और 100 kg वेट। ठीक है, तो अभी जो टेस्ट होने वाला है ना, इस टेस्ट में आपके जो क्वेश्चंस होंगे अप टू जितना मैंने पढ़ाया है वहां तक होंगे, समझ गए? यस सर। मतलब आप मोमेंटम होगा। क्या बेटा? मोमेंटम। मोमेंटम मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, आप लोग ऐसा चाहते हैं मोमेंटम को एक्सक्लूड कर दूं मैं? नो सर। नो सर। इंक्लूड कर दूं? यस ऐसा चाह सर। रहे हो? हाँ यस सर। यस सर। अब यहाँ सारे लोग तो तैयार हैं वैसे। नहीं सर, मैंने एक्सक्लूड करने के लिए नहीं पूछा, मैंने बस पूछा कि अगर आप डाल रहे तो आप एक डाउट सेशन रख सकते हो कल या आज रात, कुछ ऐसे। बेटा कल डाउट सेशन नहीं हो पाएगा, आज मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, आज हो सकता है, ठीक है। हाँ, कल थोड़ा सा मुश्किल है ना, कल नहीं हो पाएगा, आज लेकिन हो सकता है, बता दूंगा मैं। और भी आप लोगों को चाहिए क्या? किसी और को चाहिए? थोड़ा सा 2 3 4 लोग रहते हैं तो थोड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है थोड़ा। हाँ सर, चलिए डाउट रख लेते हैं। चलिए अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं बता दूंगा, ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक? हाँ सर। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर। बाय।